ये जी बच्चों, आज हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। बहुत ही गजब का टॉपिक है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें हम लोगों को पता होंगी, नई नई चीज़ें पता चलेंगी, हमारे घर के बारे में, बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में पता चलेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एट द सेम टाइम बहुत आसान भी है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। तो ये तो हम लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया है कि यदि आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल पावर चाहिए तो यहाँ पे कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए हमारे पास में, जिसे हम लोग सप्लाई कहते हैं। ओके, सप्लाई के नाम पे जैसे हमारे पास बैटरी हो जिसके अंदर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, या तो आप पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जो हमें मिलती है घरों में उसके थ्रू। तो एन नंबर ऑफ सोर्सेज है हमारे पास में जहां से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पावर मिलती है। ओके, अब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर का मैथमेटिकल जो आउटलुक है वो हम लोग किस तरीके से हैंडल करते, जरा इसको समझिए। हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है एक चैप्टर जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है और इसमें हम लोगों ने ये पढ़ रखा है अच्छे से कि अगर लॉसेस नहीं होंगे, अंडर 0% लॉस कंडीशन, जितना भी एनर्जी है हम उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अंडर नो लॉस सिचुएशन, मतलब यदि कोई भी लॉसेस ना हो, ना फ्रिक्शनल लॉसेस हो, ना कोई से भी डिसिपेटिव लॉसेस हो, अगर कोई भी डिसिपेटिव लॉसेस ना हो तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग के पास में जितनी भी एनर्जी होती है उसको हम लोग 100% वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते थे वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम। वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम के हिसाब से एनर्जी और वर्क जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम, वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम के हिसाब से वर्क और एनर्जी बराबर होंगे, मगर उसके लिए कंडीशन क्या चाहिए? अंडर नो लॉस सिचुएशन। ये एक मस्ट कंडीशन है, क्योंकि जनरली क्या होता है हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। हमारे सिस्टम में जो लॉसेस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ जैसे फ्रिक्शन हो गया, या फिर फ्रिक्शन के अलावा जैसे विंड का लॉस हो गया, विंडेज जिसे कहते हैं हम लोग, ऐसे बहुत सारे लॉसेस होते हैं जिसको डिसिपेटिव फोर्सेस के कारण ये लॉसेस आते हैं सिस्टम के अंदर में। अगर उनको हटा दिया जाए, क्योंकि आइडियली जब हम पढ़ेंगे तो उनको हटाना ही पड़ेगा हमें, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो हमारे पास जितना भी एनर्जी है हम उससे 100% वर्क पा सकते हैं और हमारे पास जितना वर्क करेंगे वो एनर्जी में स्टोर होगा। ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है, ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल है। तो वर्क एनर्जी इक्विवेलेंस थ्योरम के हिसाब से एनर्जी और वर्क जो है वो इक्विवेलेंट माने जाते हैं। ओके, तो अभी तक के हम लोगों ने वर्क का फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा है पोटेंशियल डिफरेंस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हो गया इसका, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। करेक्ट है? तो इससे हम लोग लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू, और वर्क डन जो है, ये जो वर्क है दिस वर्क
विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अगर इसका हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हम लोग इसी फॉर्मूले से लिख सकते हैं, इफ दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, तो या यू से, तो एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो हमें क्या मिलेगा, V इंटू क्यू। ओके, अगर यहां पे मैं पुट कर दूं Q को I इंटू टी, तो मैं वर्क एनर्जी को E से डिनोट कर देता हूं, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग U से डिनोट करते हैं, एनर्जी को मैं E से डिनोट कर देता हूं। अगर मैं Q की जगह पे IT पुट कर दूं तो यहां पे एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा VIT। ओके, और यदि मैं यहां पे पुट कर दूं V की जगह पे IR, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा IR इंटू IT, तो एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा I स्क्वेयर RT। और यदि मैं यहां पे पुट कर दूं I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R इंटू टी, तो एनर्जी का फॉर्मूला मिलेगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला और ये चौथा फॉर्मूला। ऐसे 4 फॉर्मूले हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हम लोगों को मिलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आ गए 4 फॉर्मूले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। बेसिक आइडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वर्क से ही हमने एनर्जी निकाली है। ओके, तो एनर्जी का फॉर्मूला VQ, VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, ऐसे 4 फॉर्मूले। और यदि हम लोग पावर को डिफाइन करें, पावर को हम लोग लिख सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आएगी, इट इज द रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। ओके, तो उसके हिसाब से पावर जो है वो उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, या पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो उसके हिसाब से पावर का फॉर्मूला यहां से क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला बनेगा VI, यहां से क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला बनेगा I स्क्वेयर R, यहां से क्या बनेगा, पावर का फॉर्मूला V स्क्वेयर अपॉन R। तो ऐसे 3 फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास में पावर के, ये 3 फॉर्मूले पावर के। पावर का एक फॉर्मूला VI, दूसरा फॉर्मूला I स्क्वेयर R, और तीसरा फॉर्मूला V स्क्वेयर अपॉन R। ओके, अब जरा देखिए, ये 3 फॉर्मूले में यदि मैं ये 2 फॉर्मूला देखूं तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और यहां पे हमें क्या मिलता है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऐसा कैसे हो सकता है कि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी आ जाए और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी आ जाए? मतलब एट अ टाइम एक ही साथ एक ही क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी रहे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये मगर फॉर्मूले के हिसाब से तो हो रहा है, तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? इसको जस्टिफाई करने के लिए
हम लोग कुछ इस तरीके से बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, अगर पावर को आप बोल रहे हो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब करंट जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है या कांस्टेंट है। और करंट कांस्टेंट जो होता है वो होता है सीरीज में, ओके। और यदि आप बोलते हो कि इन पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर में आप अगर बोलते हो if power is inversely proportional to R, it implies that V is constant। अगर पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में लगाया जाता है। इसका मतलब ये कि ये वाला जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आता है हमें पैरेलल के लिए, ओके। तो सीरीज में आप रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगी, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगी, मगर पैरेलल में रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पावर घटेगी। रेजिस्टेंस के बढ़ाने से पावर घटती है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी आती है। तो ये एक जस्टिफिकेशन है इन दोनों फॉर्मूले का कि एक ही फॉर्मूले में पावर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक साथ कैसे। तो इसके लिए जस्टिफिकेशन है कि अगर ये पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट कांस्टेंट मतलब सीरीज, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट मतलब ये पैरेलल रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब इसमें आखिरी डिस्कशन, बहुत खास डिस्कशन, और वो खास डिस्कशन ये कि जब इस चीज को दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखो, आप लोग इस चीज को आप लोग दिमाग में अच्छे से बिठा करके रखो कि हम लोग पावर जनरेट करते हैं। एनर्जी तो इस पृथ्वी के ऊपर जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से एनर्जी जितनी थी उतनी ही है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर में एनर्जी जितनी थी उतनी ही रहेगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो फिर हम जनरेट क्या करते हैं? हम जनरेट करते हैं पावर। हम जनरेट करते हैं पावर। पावर ही जनरेट होता है, इसीलिए देखना नाम होगा पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी स्टेशन नहीं कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशंस। तो पावर स्टेशंस होते हैं, वी जनरेट पावर, वी यूज पावर। हर डिवाइस का होता है पावर। इस चीज का ध्यान रहे, हम लोग पावर ही जनरेट करते हैं, पावर ही सप्लाई करते हैं, पावर ही इस्तेमाल करते हैं। एनर्जी तो हमेशा से थी भाई। आपके पास अगर कोई लकड़ी है, आपने उसको जला दिया तो लकड़ी की केमिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है मगर पावर जनरेट होता है। वंस आपने एक बार पावर जनरेट कर दी तो फिर आप उससे एनर्जी कन्वर्जन करवा सकते हो। ओके, तो ध्यान रहे हमारे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग प्लांट्स के अंदर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं उसमें पावर जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं। ओके, तो दिमाग में हमेशा रखना है कि पावर जनरेट होती है। और दूसरी चीज, हमारे घरों में जो भी डिवाइसेस होते हैं, जो भी डिवाइसेस होते हैं, हम उनको पावर रेटिंग के हिसाब से जज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे घर में अगर कोई डिवाइस है, से एग्जाम्पल के तौर पे
हमारे घर में अगर कोई डिवाइस है जैसे इलेक्ट्रिक आयरन का पावर होता है 1500 वाट। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की यूनिट जो होगी, इसकी यूनिट होगी जूल, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। और पावर की जो यूनिट होगी, इसकी यूनिट होती है वाट, जेम्स वाट के नाम पे, और इसको हम कैपिटल डब्ल्यू लिखते हैं। तो टॉपिक पे आते हैं। हमारे घर में मान लीजिए इलेक्ट्रिक आयरन है जैसे 1500 वाट का, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 किलोवाट। करेक्ट। जैसे हमारे घर में एसी है, एसी मान लीजिए 2000 वाट, 2000 वाट, तो बोलेंगे 2 किलोवाट। जैसे हमारे घर में से हमारा टेलीविजन है एलईडी वाला, मान लीजिए वो है 50 वाट। ओके। जैसे हमारे घर में कोई डिवाइस और ले लेते हैं छोटे पावर वाला, जैसे एलईडी लैंप, वो है से 12 वाट। तो जाहिर सी बात है, जिसका पावर अधिक होगा, जैसे एसी है, एसी का पावर अधिक है 2000 वाट, तो 2000 वाट जब उसका पावर ज्यादा है, तो अगर पावर ज्यादा होगी तो एनर्जी, जिसको पावर इनटू टाइम भी लिखते हैं हम लोग, पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं। अगर इसका पावर ज्यादा होगा तो ज्यादा समय के लिए इस्तेमाल करोगे तो एनर्जी भी तो ज्यादा कंज्यूम करेगा भाई। करेक्ट है। तो ज्यादा पावर वाले अगर ज्यादा समय के लिए चलाओगे आप अपने घर में डिवाइसेस, जैसे एसी ज्यादा देर के लिए चलाओगे पावर कंज्यूम करेगा, इलेक्ट्रिक आयरन ज्यादा देर के लिए चलाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। और जैसे हमारे घर में गीजर होता है 3000 वाट, मतलब 3 किलोवाट। गीजर 3000 वाट का डिवाइस है। अगर इतना हेवी डिवाइस अगर आप इस्तेमाल करोगे ज्यादा समय के लिए, तो फिर वो एनर्जी भी तो ज्यादा कंज्यूम करेगा। अगर एनर्जी ज्यादा कंज्यूम करेगा तो फिर आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा आएगा। तो हमारे घरों के अंदर में सारे डिवाइसेस पावर के हिसाब से जज किए जाते हैं। जिसका पावर अधिक वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, और जिसका पावर कम वो कम इलेक्ट्रिसिटी खाएगा, है ना। अगर आपको आउटपुट भी ज्यादा मिल रहा है और पावर भी कम है, इसका मतलब आपका डिवाइस शानदार रेटिंग वाला है। इसे हम लोग कहते हैं BEE रेटिंग। BEE रेटिंग जो होती है वो इंडियन गवर्नमेंट देती है। कोई सा भी डिवाइस कम पावर का होने के बावजूद अगर ज्यादा आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब वो अच्छी रेटिंग का डिवाइस है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेते हो 5 स्टार एसी, अगर आपने 5 स्टार एसी ले लिया और आपने 3 स्टार एसी ले लिया, तो 3 स्टार एसी आपको पड़ गया से 28,000 का, और 5 स्टार एसी 40,000 का। तो आपको लगेगा अगर 5 स्टार एसी मैं 40,000 का ले लूंगा, या 3 स्टार एसी अगर मैं 27 या 28,000 का ले लूंगा, तो इसमें फर्क क्या पड़ता भाई, मेरे 12,000 रुपए बच रहे, मैं तो 3 स्टार एसी ले लेता हूं। 3 स्टार एसी और 5 स्टार एसी में अंतर यह है कि 3 स्टार एसी होगा 2200 वॉट का, जबकि 5 स्टार एसी होगा 1500 वॉट का। जब आप रात भर एसी चलाओगे तो जो बिल आने वाला है आपका, वो बिल हर महीने 5 स्टार का एसी आपके कम से कम 1000 रुपए बचाएगा, मगर वहीं पे 3 स्टार वाला एसी आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। करेक्ट है। अगर आपका ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा तो जो आपने पैसे बचाए थे ना एक्सेस, वो 12,000 रुपीज, वो तो 1 साल में बराबर हो जाएंगे, 2 साल में बराबर हो जाएंगे। उसके बाद फिर क्या, फिर आप एक्सेसिवली ज्यादा एसी का बिल भरने में अपनी फाइनेंशियल जो है पैसों को बर्बाद करोगे। इसीलिए पढ़े लिखे लोग ज्यादा करके
5 स्टार एसी ही प्रिफर करते हैं, 5 स्टार रेटेड डिवाइसेस ही प्रिफर किए जाते हैं। ओके, तो ये तो कुछ जनरल सी बातें। ओके, आप फटाफट अब इसको जो है लिखिए, फिर हम इसी के आगे डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी, अब हम अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो एनर्जी और पावर के फॉर्मूले पढ़े हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एनर्जी के हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू, दूसरा एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, तीसरा फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, चौथा फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। जबकि इलेक्ट्रिकल पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। पहला पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई, दूसरा आई स्क्वायर आर और तीसरा वी स्क्वायर अपॉन आर। हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है कि ये वाला फॉर्मूला जो है सीरीज का फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला पैरेलल का फॉर्मूला है। ओके, एनर्जी की यूनिट जूल्स में होती है और पावर की यूनिट वॉट्स में होती है। इसके बाद हम लोग कुछ डिवाइसेस के पावर हम लोगों ने देखे थे, जैसे गीजर है हमारे घर में 3000 वॉट, एसी होता है 2000 वॉट। अगर यही 5 स्टार एसी रहेगा तो 1300 to 1500 वॉट भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक आयरन 1500 वॉट्स, इलेक्ट्रिक मोटर पानी वाली जो रहती है वो 750 to 1000 वॉट रहती है, और वॉशिंग मशीन 650 वॉट, फैन रहता है 50 वॉट, फ्लोरसेंट लैंप, जो फ्लोरसेंट लैंप होते हैं जिसे हम लोग ट्यूबलाइट कहते हैं, जो मामूली वाली ट्यूबलाइट होती है ऐसे ऐसे करके ऐसे जलती है, वो वाली जो ट्यूबलाइट होती है वो 30 to 40 वॉट्स की होती है। CFL जो होते हैं, CFL फ्लोरसेंट लैंप का ही कॉम्पैक्ट वर्जन है, इसे हम लोग कहते हैं CFL, मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैंप। ये फ्लोरसेंट लैंप जैसे हम ट्यूबलाइट कहते हैं, वही एक ट्यूबलाइट होती है जिसमें राउंड राउंड करके जो है उसका लैंप बना होता है। तो CFL मतलब कॉम्पैक्ट फ्लोरसेंट लैंप, ये 10 to 25 वॉट्स होती हैं। जो LED लैंप्स होते हैं 5 to 25 वॉट्स होती हैं, और जो नाइट लैंप्स होते हैं 1 से 2 वॉट तक के होते हैं। अच्छा, ये तो हमें बहुत अच्छे से पता हो गया है इतने डिस्कशन के बाद में। पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा, पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो जितना ज्यादा पावर आप इस्तेमाल करोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी उतनी आप इस्तेमाल करोगे और उसके हिसाब से बिल भी ज्यादा आएगा। ओके, तो इन सब में दिख तो रहा होगा, सबसे रॉकेट आइटम है गीजर। गीजर बहुत हेवी डिवाइस है। गीजर जो है 3000 वॉट इस्तेमाल करता है। सोचिए, गीजर 3000 वॉट इस्तेमाल करता है, और गीजर 3000 इतना हेवी डिवाइस है। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, स्कूल जाने के पहले गीजर को ऑन करते हैं, और गीजर को ऑन करने के बाद फिर जब नहा लेने के बाद में हम सोचते हाथ गीला है, कौन बंद करेगा, छोड़ो, और हम निकल जाते हैं स्कूल। हम लोग के ध्यान से निकल जाता है फिर वो, और उसके बाद में होता क्या है, वो गीजर 2 या 3 घंटे बाद मम्मी बंद करती है या पापा बंद करते हैं घर में। तो इससे क्या हो गया, आपने इतना हेवी डिवाइस जो घर में है, इतना हेवी डिवाइस लगा के रखा, और अननेसेसरीली आप अगर उसको यूज करोगे तो वो बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी खाएगा। वैसे ही एसी, इलेक्ट्रिक आयरन, ये सारे ऐसे डिवाइसेस हैं। इलेक्ट्रिक आयरन दिखने में छोटा सा है, मगर जो भी डिवाइस हमारे घर में किसी चीज को गर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है या ठंडा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत पावर खाता है, ये ध्यान रखना, वो ढेर सारा पावर खाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक आयरन, एसी या गीजर को अननेसेसरी नहीं चलाना चाहिए। अननेसेसरी नहीं चलाना चाहिए क्योंकि ये बहुत पावर कंज्यूम करते हैं, ये बहुत इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करते हैं, और ये बहुत बड़ा बिल लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके,
चलिए, तो ये कुछ डिस्कशंस हो गए। अब आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि क्यों फ्लोरोसेंट लैंप की जगह हम एलईडीज इस्तेमाल करते हैं। भाई एक एक घर में कुछ नहीं तो 8-10 तो ट्यूबलाइट्स होती हैं। 8-10 ट्यूबलाइट्स, 10 ट्यूबलाइट्स मान ले तो 400 वॉट, मगर 10 एलईडी लैंप बोलेंगे तो 200 या मैक्सिमम 250 वॉट्स तक जाएगा। आप अपने घर का पावर कंज्यूम घटा दोगे, एनर्जी घटा दोगे, आपके घर का बिल कम आएगा। वही आप एसी 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी लोगे, है ना, एसी तो रात भर चलता है ना, 3 स्टार की जगह 5 स्टार एसी लोगे तो आपका पावर कंजम्पशन घट जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा, है ना। तो फाइनेंशियल हम लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी घर में अब जब भी कोई डिवाइस आए तो उसका पावर पहले देखो कि भैया इसका पावर क्या है, किस पावर रेटिंग का है ये, इसमें मेरे पास इससे कोई कम पावर वाला डिवाइस है कि नहीं है ना। ये सारी चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। वो टॉपिक है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट। अब इसके अंदर में ये नया टॉपिक लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो 9th क्लास से पढ़ रहे हैं वैसे हम लोग, मगर इसकी जरूरत क्या पड़ गई? इसकी जरूरत इसीलिए पड़ी है, इसके पीछे बड़ा सिंपल सा रीजन है। 1 जूल इज वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 जूल की जो एनर्जी होती है वो बहुत छोटी एनर्जी होती है। मान लीजिए पेन लेता हूं मैं और ऐसे पीछे खुजा लेता हूं। अगर पेन को मैंने ऐसे पीछे करके खुजा भी लिया ना तो कम से कम 50-60 जूल की एनर्जी लग गई। इतने से में 50-60 जूल की एनर्जी लग गई, ज्यादा ही लग सकती है। तो 1 जूल की एनर्जी बहुत बहुत छोटी है। हम लोग अपने घरों में एसी इस्तेमाल कर रहे हैं, गीजर इस्तेमाल कर रहे हैं, CFLs इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो उनके लिए 1 जूल की एनर्जी बहुत छोटी होगी, है ना। तो इसके लिए हमें थोड़ी बड़ी यूनिट चाहिए। तो बड़ी जो यूनिट होती है उसे हम लोग कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ये जो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसे हम लोग कहते हैं यूनिट। देसी भाषा में इसको यूनिट बोला जाता है और ये होता है 1 किलो वॉट आर। 1 किलो वॉट आर, इसे क्या पढ़ते हैं? किलो वॉट आर। इसको पढ़ते हैं हम लोग किलो वॉट आर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब है ये, यानी 1 किलो वॉट। किलो का मतलब क्या होता है भाई? किलो का मतलब जो होता है वो होता है 1000। 1 किलो वॉट यानी 1000 वॉट का कोई डिवाइस जब 1 घंटा चलेगा तब 1 किलोवाट आवर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा। ओके ओके, इसका मतलब ये 1 किलोवाट का कोई डिवाइस जब 1 घंटा चलेगा, 1 किलोवाट का कोई डिवाइस जब 1 घंटा चलेगा तब 1 किलोवाट आवर की एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। तो मैं उसका जूल इक्विवेलेंट निकालता हूं कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होगा। जूल इक्विवेलेंट ऑफ 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो का मतलब होता है 1000,
वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। देखिए कितना आसान है, 1 की जगह 1, किलो की जगह पे 1000, क्योंकि किलो का मतलब 1000 होता है। वॉट की यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, एनर्जी अपॉन टाइम, और 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड। तो ये कट जाएगा सेकेंड से सेकेंड, और हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 3600 के बाद 30 और जूल, मतलब 3.6 इंटू 10⁶ जूल। और ये होती है किसके बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर, जिसको हम 1 यूनिट भी कहते हैं। तो 1 किलोवाट आवर होती है 3.6 इंटू 10⁶। इसको हम लोग हिंदी में लिख देते हैं, बेहतर होगा, 36 लाख जूल। अब आप सोचिए, हमारे इंडिया में 1 यूनिट लगभग 5 रुपए की पड़ती है। 1 यूनिट 5 रुपए की पड़ती है, और 1 यूनिट मतलब 36 लाख जूल। 36 लाख जूल की आप एनर्जी इस्तेमाल करके केवल 5 रुपए देते हो। आप अंदाजा लगाइए, 36 लाख जूल की एनर्जी इस्तेमाल करके हम लोग केवल 5 रुपए देते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एवरेज जो है डोमेस्टिक यूनिट 5 रुपए की पड़ती है। 5 रुपए दिया जाता है 36 लाख जूल की एनर्जी इस्तेमाल करने के बाद। कितनी सस्ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे इंडिया में, कितनी सस्ती। उसके बाद भी कुछ लोग बाज नहीं आते और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चुराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते हैं। भाई इससे सस्ता क्या देंगे आपको, कितनी सस्ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारे इंडिया में। ओके, तो ये तो केवल एक जनरल सी बात हो गई। अब हम निकालते ये जो डिवाइसेस है हमारे घर में, गीजर, जैसे हमारे घर में गीजर है 3 किलोवाट का, 3 किलोवाट का। कितने घंटे चलाएं कि 1 यूनिट खाए, ये है 1/3 आर, मतलब 1/3 आर का मतलब 20 मिनट, केवल 20 मिनट। 1/3 आर 60 मिनट का 1 आर होता है, 1/3 आर मतलब 20 मिनट। 20 मिनट में गीजर आपका 1 यूनिट खा लेता है। और कुछ गीजर तो 4-4 हजार वॉट के भी होते हैं, वो तो 15 मिनट में 1 यूनिट खा जाएंगे। तो 3 किलोवाट का गीजर यदि 1/3 आर चलाए तो 1 किलोवाट या 1 यूनिट खा जाएगा। सिमिलरली एसी, अगर 2 किलोवाट का एसी आप 1/2 आर चलाएं, 1/2 आर चलाएं, मतलब कितनी देर के लिए चलाएं, केवल 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट्स। और ये कितना था, ये 20 मिनट्स। 20 मिनट्स में 1 यूनिट खा जाएगा, जबकि एसी 30 मिनट्स में 1 यूनिट खा जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन 1.5 किलोवाट, जो 1/2/3 आर, मतलब 40 मिनट के अंदर में 1 यूनिट खा जाएगा। ओके, तो जो हेवी डिवाइसेस है हमारे घरों में, उनको जरा एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। उसको ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए कि आपने गीजर चलाया और 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। 2 घंटे में तो वाट लगा देगा वो आपकी बुरी तरीके से। ओके, तो ये कुछ एक जनरल इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में, कॉमर्शियल यूनिट के बारे में। ओके, इसको आप फटाफट लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके।